नमस्कार साथियों, मैं कमलजीत सिंह यूपी टाइम न्यूज़ से अपने साथी सर्वजीत सिंह जी के साथ आज यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है। आयुर्वेदिक बिना दवाइयों के लोगों को रोगों से रहित करने के लिए ये शिविर है। डॉक्टर डबास हमारे साथ हैं। छोटा सा परिचय दे के आपको बताएंगे कि इस शिविर का मेन उद्देश्य क्या है। डॉक्टर डबास। मैं डॉक्टर BS डबास MD PhD PGDHHM क्वालिफाइड हूँ और CGHS में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। और हमारा उद्देश्य है औषध रहित चिकित्सा, यानी लोगों को बिना दवाई के कैसे ठीक रखा जा सकता है और कैसे ठीक रह सकते हैं। अपनी आदतें और खान पीन का सदुपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा संघ के संयोजन से ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और हमारा भारतीय वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा संघ का ये उद्देश्य है कि स्वस्थ रहे हिंदुस्तान, और इस मुहिम को हम चला रहे हैं। ये हमारा दूसरा कैंप है और हम इसको आगे इसी तरीके से चलाएंगे। और हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन दर्द है, उसमें 5 मिनट में पेशेंट को आराम दिला देते हैं। हम ऑनलाइन भी ऐसा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी लोग मरीज हैं इनके, जिसमें महिलाएँ और कंप्यूटर पर काम करने वाले युवा वर्ग काफ़ी शामिल हैं। आजकल जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ वृद्ध लोग भी कर रहे हैं, उनको भी सर्वाइकल की समस्या आ रही है। स्कूल के बच्चों को भी ये दिक्कत आ रही है क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसको सिर्फ 5 मिनट में ठीक किया जा सकता है। ना दवाई खाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। हमारा नंबर है 9868122233। जिसको भी सर्वाइकल की दिक्कत हो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसको मोबाइल पर ही आपको ये तरीका बता देंगे कैसे ठीक हो सकता है। दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं है, दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत है। ना आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है और ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। हम जो तरीका आपको बताएंगे उसी तरीके को आप और लोगों को भी इसको सर्वाइकल की दिक्कत हो आप कराइए, उनको भी 5 मिनट में आराम पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो साहब, यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे एलोपैथिक है, आपकी आयुर्वेदिक है, यूनानी है। ये सारी पद्धतियों में एलोपैथिक अच्छी है या आयुर्वेदिक अच्छी है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा ये विचार है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो आयुर्वेद यहाँ की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति थी। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में एलोपैथी कर दी गई और लोगों को उसी तरीके का मतलब सिस्टम बताया गया कि आप दवाई खाइए और चलिए काम पर। जबकि ये निश्चित है कि हर एक एलोपैथिक मेडिसिन एक बीमारी की ठीक करने जाते हैं और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं कि आप अगर नेट पर देखेंगे तो शायद आप दवाई ना भी खाएँ। और आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो किचन है, एक किस्म जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, किचन में जितने भी हमारे पदार्थ हैं जो हम यूज़ करते हैं वो किसी न किसी बीमारी को ठीक करते हैं। तो हमें वो जो पहले जो दादा दादी का समय था उस टाइम हमेशा किचन का ही जो प्रयोग करके लोग स्वस्थ होते थे। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया और वो बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि सबसे बेस्ट चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है और इसी का पालन करना चाहिए। इस कैंप के बारे में जो आयोजित किया गया है यहाँ पे मनसा पार्क में, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं प्रेम प्रकाश पुरी CGHS से परिचय रखता हूँ और CGHS के हमारे डॉक्टर डबास साहब आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं और मैं इनसे बहुत ही परिचित हूँ। और इन्होंने जितने भी लोगों का आयुर्वेदिक के थ्रू इलाज किया है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ के मनसाराम पार्क में जो आज दूसरी बार कैंप लगा है उसके लिए भी धन्यवाद है डॉक्टर साहब का, जो इन्होंने मनसाराम पार्क में आके लोगों के दुखों को निवारण किया है। और मैं भी एक गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी हूँ और मैंने भी डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है और ये आयुर्वेदिक और व्यायाम के द्वारा काफ़ी बीमारियों को दूर करने के लिए सफल हुए हैं। धन्यवाद। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती कि कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर देना है, उसमें सोचने की बात नहीं होती क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेड बॉडी ही है। तो फ्रीली अब ये तो मेडिसिन वाली बात है, बहुत अच्छी बात आप रखिए, जैसे भी करें वो अपनी अलग छोड़िए। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ईस्ट प्राणायाम कहीं ढूंढोगे शायद मिलेगा नहीं आपको। ये मेरा करीब 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ईस्ट प्राणायाम में क्या होता है, हम पहले मूल बंद लगाते फिर लंबा सांस लेते हैं। तो मूल बंद लगाने से हमारी जो शक्तियाँ हैं वो कंट्रोल हो जाती है, पावर हमारी। उसके बाद जो सांस ले रहे हैं लंबा, तो हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, पूरे फूलते हैं और ऑक्सीजन उसमें मात्रा बढ़ जाती है।
जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई उसमें, फिर हम सांस को रोके हुए हैं। जब सांस रोक रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिक्स हो रही है, यानी हमारे खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। फिर हम सांस को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है फेफड़ों से हार्ट की तरफ। तो जो प्रेशर से जो खून की जो नलियां हैं, जो खून को लंग से हार्ट में ले जा रही हैं, प्रेशर होगा तो ज़रूर फैलेगी। अब प्रेशर जाएगा तो फैलेगी ना, कोई पाइप अगर प्रेशर डालोगे तो फैल जाएगी। जब वो फैलेगी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो जो भी हार्ट में रुकावट होगी वो उसको जाने से वो फैलेगी और हार्ट को ऑक्सीजन वाला खून मिलेगा और आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। इतनी अच्छी बात है, मतलब आपके 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। आपको नो नीड ऑफ सॉर्बिटेट, नो नीड ऑफ एडिमेट। सर आपने हमें पहले भी जगह दी थी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारा ये जो हमारा है अभियान, इसको बढ़ाने में आपका बहुत योगदान है। इस मिशन को चलाने फोटो खींच रहे हैं। साहब आप ये रहने के लिए कोई ऐसा प्राणायाम है या कोई ऐसा आसन है जो लगाने से आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं बिना औषधि के? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे जो वेद है ना, उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसमें वेद के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक इष्ट प्राणायाम है, शायद कहीं नेट पर ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा। तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इष्ट प्राणायाम करेंगे तो आपको तन का कोई रोग नहीं होगा। मन का रोग हो सकता है पर तन का नहीं होगा। अगर आपका तन सही है, स्वस्थ है, तो मैं समझता हूँ मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि तन पहले तकलीफ में आता है, फिर मन दुखी होता है। इसलिए वो मैं आपको बता सकता हूँ, उसका नाम है इष्ट प्राणायाम। उसका करने का तरीका है, आप आरामदायक पोजीशन में बैठिए। बैठने के बाद में आप जो है मूल बंद लगाइए। मूल बंद लगाते हुए लंबा सांस लीजिए ताकि आपके फेफड़े पूरे फैल जाएं, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन फेफड़ों में जाए। उसके बाद में आपको सांस रोकना है और सांस रोकने के बाद में फिर सांस को आपको धीरे धीरे छोड़ना है। अब जब हम सांस लंबा ले रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे खून फेफड़ों में जा रही है और ऑक्सीजन जो है खून के अंदर मिक्स हो रही है, यानी हमारे खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे नहीं फूलते, फैलते। उससे क्या होता है, टीबी का इन्फेक्शन जो है फेफड़े के ऊपर वाले हिस्से में होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती, जिससे वहाँ पे टीबी होती है। ऑक्सीजन इतनी पावरफुल है, टीबी क्या, कैंसर क्या, सबको ख़त्म कर देती है। तो उसका जब हम लंबा सांस लिया तो ऑक्सीजन पूरी चली गई। सांस रोके हुए हैं तो पूरी ऑक्सीजन हमारे खून में मिली। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे एक प्रेशर लंग्स से हो रहा है क्रिएट, और वो खून जो है हमारे हार्ट की तरफ एक प्रेशर के साथ जा रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा है और प्रेशर भी है। तो जो नसें सिकुड़ जाती हैं हार्ट की प्रॉब्लम में, ताकि हार्ट को खून नहीं मिलता, तो उस प्रेशर से वो नसें फैलती हैं और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जब नसें फैलेंगी और ऑक्सीजन युक्त रक्त हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। यानी ये इस प्राणायाम सॉर्बिटेट से भी अच्छा काम करता है। उसके बाद में जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो इसका भी एक रेशो है। जैसे मान लीजिए हमने सांस लिया 2.5 सेकंड में, लंबा सांस 2.5 सेकंड में लिया, फिर हमने उसको 5 सेकंड रोकना है और 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ते समय सारी जो वायु निकालेंगे हम, वो नासिका से निकालने में लंबा टाइम लगेगा अपने आप। तो ये इस तरीके का प्राणायाम है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। जो ये शुगर के पेशेंट को गैंग्रीन होता है पैरों में, अंगूठे तक कभी ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्लड नहीं जाता तो गैंग्रीन हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन मिश्रित रक्त वहाँ जाएगा तो आपको गैंग्रीन भी नहीं होगा। वही रक्त हार्ट से जा रहा है ब्रेन में, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रेशर भी है, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। और सांस नहीं आ रही हो तो उसको सांस देखने का तरीका ही ऐसे होता है। अगर उसमें आपको फील नहीं हो रहा, पल्स देखी आपने ये है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डेड बॉडी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर हो गया। मैक्सिमम क्या होगा, अगर ज़्यादा प्रेशर डल भी जाएगा, बाई चांस की बात है, ज़्यादा प्रेशर डल भी गया तो एक आध रिब फ्रैक्चर हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पर पेशेंट ही चला गया तो फिर तो मामला ख़त्म है।
तो सबसे पहले जो मैंने ये बताया था एयरवेज का, तो कोई भी आदमी आपके पास है तो उसको अगर यहाँ से कुछ उसको उठा दें तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगी, आप ऐसे हो जाएगी ये गर्दन, तो ये एयरवेज खुल जाएगा, मतलब आसानी से वो रहेगा। उसके बाद ये अपने आपने ऐसे हाथ लगाइए, जो चेस्ट का ये है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हड्डी जिसमें महसूस करते हैं आप, ये यहाँ पर, इसको आपने ऐसे करा एक सेकंड में 2 बार, ठीक है। तो अगर आप ये 30 टाइम्स कर लेते हैं, तो पहले जो कंसेप्ट था 30 टाइम्स करने के बाद आप माउथ टू माउथ वो देते थे उसको रेस्पिरेशन, अब उसको अवॉइड किया जाता है इस कोविड वगैरह के चक्कर में। पर फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसा हो शुरू के टाइम में, आप उसको रुमाल वगैरह डाल के शुरू में किसी तरीके से, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। कोविड हो भी जाएगा, कुछ इन्फेक्शन आ भी जाएगा तो बच सकता है मामला, आप भी बच सकते हो, वो भी बच सकता है। तो पर जहाँ तक हो सके कुछ वो वाली बात हो तो अवॉइड करना चाहिए। तो 1 सेकंड में 2 बार, तो ये तो चूँकि अब ठीक ठाक है तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। आप अगर ज़्यादा भी प्रेशर हो जाएगा उसमें कोई वो नहीं। हाथ का रखा आपने? ये हाथ ऐसे करके फेफड़ों के सेंटर में, फेफड़ों के चेस्ट सेंटर में, है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, फील करेंगे ये हड्डी इसके यहाँ। नंबर 2 चीज़, इसके अलावा एक और होता है, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी पल्स गायब हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, पल्स उसकी जा रही है, ठीक है, और वहाँ पर करना है तो सिर्फ अगर चेस्ट पे कोई इंजरी है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आप हिलाएंगे तब भी गड़बड़ हो सकती है। रीढ़ की हड्डी टूट गई, कहीं और आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें चेस्ट में इंजरी है तो नहीं करनी है। अगर चेस्ट में इंजरी नहीं है और कहीं हाथ पैर टूटा फूटा है तो आप उसको बचाने की कि तुमने अपनी ज़िंदगी बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ और अपनी लड़कियों को और अपनी पत्नियों को हमारे लिए छोड़ देना। ये हकीकत है, 1990 की बात है। परंतु हम यहाँ दूर बैठे हैं, हमें होश ही नहीं है। हम आज भी उन्हीं का सामान, लीवर 52 एक टैबलेट है, सुन लीजिए ध्यान से। हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, लीवर 52 दे दो। दुर्भाग्य की बात है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी नहीं मालूम कि लीवर 52 के यूएस में जांच हुई तो उसके अंदर मेटल है। एलोपैथी वालों को कहाँ से मालूम, किसी आयुर्वेद मालूम नहीं। डॉक्टर को यही नहीं मालूम इसका मालिक कौन है। लीवर हिमालय का मालिक एक मुसलमान है और उनका टारगेट है ये कि हिंदुओं को इसी तरीके से मारना है। जितने हिंदुस्तान में डायलिसिस हो रहे हैं आप पता कर लेना, मैक्सिमम लीवर 52 खाने वाला कोई ये, परंतु लोग जाते हैं लीवर 52 चाहिए हमारे। मैं तो किसी को लिखता भी नहीं ना, प्रिस्क्राइब करता किसी को, और लोगों को समझाता भी हूँ, पर कितने लोग समझते हैं, मेरे पास कितने लोग आते हैं। पर हम जाएंगे तो अरे बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयाँ लीवर के लिए, एक नहीं है, और बहुत कंपनियां दवाइयाँ बनाती हैं। और अगर आप खाना पीना ठीक खाओ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी दवाई करने की। जो ये आयोडाइज नमक आया, अब जो साइंस पढ़ने वाले उनको पता है कि आयोडीन खुले में भी रखोगे तो उठ जाती है, और जब उसको हीट करेंगे तो रह नहीं सकती उसमें। और जबकि मालूम है कि हिंदुस्तान की रसोइयों में खाना बनाते समय ही नमक डालते हैं, और जब उसमें सीटी लगती है तो आयोडीन तो रहती नहीं, या वैसे पकाते तब भी रहती। तो उस टाइम क्या था, वो बिजनेसमैन ने डाला प्रेशर गवर्नमेंट पे कि आयोडाइज नमक चालू करो, चलो भाई थायराइड नहीं बढ़ेगा, चला हो गया चालू। साइंटिस्ट ने इसका अपोज किया, तो जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने नमक चालू कराना था उन्होंने दोनों डॉक्टरों को उस टाइम भाई मैंने जो सुनी बात बता रहा हूँ, एक आदमी की, पक्का तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं 100% को, पर उन्होंने उस टाइम 1-1 करोड़ रुपया दिया, आज से 40-50 साल में, सोचिए कितनी कीमत होगी। साइंटिस्ट को भी वही ऑफर मिला, उसने मना कर दिया। उन्होंने साइंटिस्ट को बोला या तो चुप हो जाओ या पैसे ले लो या अगर आप ऐसे करेंगे तो आप खुद ऐसे देखेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसे करोगे खुली सांस आती है, तो उसकी टिल्ट कर दीजिए से कुछ हाथ लगवा दो किसी का गर्दन के नीचे, रेस्ट हो जाएगा। दूसरा उसका सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, बीच से होती है ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग वाला फंडा तो अब ये कोविड होने के बाद वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। और सी होता है कि उसका सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए
कि ऑलमोस्ट गड़बड़ हो चुकी है, तो उसको चेस्ट पे प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर में डालने में हिचक नहीं करनी चाहिए। चेस्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है दोनों हाथों से अपने ऐसे कंधों की सीध में ना ऊपर ना नीचे, आपके नीचे हाथ सीधे करो, ऊपर करो ऐसे। आगे थोड़ा फासला बढ़ाओ, इतना फासला रखो इतना छाती आपकी ऐसे रखिए। हो गया? आपने ज़्यादा चौड़े हाथ कर रखे मैडम, सीधे करो। यहाँ से आपको सीधे सीधे ऐसे लेके जाने, ऐसे यूँ ऐसे करिए सीधे ऐसे। थोड़ा अलग हो जाओ आप, लगेंगे ना हाथ। ये देखिए यहाँ से जो हाथ हैं आपके बिल्कुल पीठ के पीछे जाएंगे। मैं घूम के दिखा रहा हूँ आपको, आप तो पीछे देख ही सकते हो। पूरे कंधे के ऊपर भी ढाना, कंधे की सीध होना चाहिए। यहाँ से हाथ आपके पीछे जाएंगे ऐसे, बटक्स के ऊपर, और हथेली मिलाओ आपस में, लॉक करो ऐसे। आप देख सकते हैं ऐसे लॉक ऐसे करना है। तो ये ऐसे लॉक करना, लॉक करके सीधे खड़े रहिए आप, और हाथों को पूरी ताकत से नीचे खींच दीजिए। नीचे पूरी ताकत से हाथों को नीचे खींचिए, और जब तक मैं ना कहूँ हाथ ढीले नहीं करने आपको। उसके बाद में गर्दन को पीछे लीजिए, जितनी पीछे जा सकती है आराम से। और अब यहाँ पे 30 तक गिनती गिनी है, यानी आधा मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब गर्दन सीधी करिए, हाथ ढीले मत करिए, गर्दन सीधी करिए। उसके बाद में हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे ढीला करिए, और ऐसे ही आइए आप। और यहाँ पे 7 तक काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आगे लाइए, 7 तक काउंटिंग यहाँ करिए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हाथ नीचे करिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बस 5 मिनट आराम करिए। उसके बाद बैठो, थोड़ा किसी आगे घुटना मुड़ गया पूरा। अब इसको यहीं रखना है, घुटना आगे नहीं आना चाहिए। अब टांग उठाओ ऊपर, जितना उठता उतना उठाओ, जबरदस्ती नहीं करनी, नीचे लाओ। उसको वहीं रखो, उसको वहीं लगा के रखो। अच्छा अच्छा। अब ऊपर ले जाओ, आराम से नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ आराम से। ये जोड़ जो है ना, जुड़ जाएंगे। खींचना नहीं है बीच इसको, में ऐसे गैप जो है ना, लाना, वो उठाइए, गैप बंद हो जाएगा। ऐसे करना है। ऐसे 35 बार सुबह, 35 बार दोपहर, 35 बार शाम, यानी 100 बार करना है। अगर एक बार करने में दिक्कत है तो 10-10 बार करके दिन में 8-10 बार करें, ठीक है? और थोड़ा बस गर्दन ऊपर उठाओ, थोड़े से आगे बस गर्दन ऊपर उठाओ, पीस से बाकी दबाओ, बस एडी नहीं उठानी, कमर का दर्द एडी नहीं उठानी, बस ऐसे रहना है। जब कमर में खिंचाव पड़ना शुरू हो जाए तब काउंटिंग करना, 10 तक 20 तक 30 तक, नहीं मत। उसके बाद हट जाना, आराम करना। उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा बस। इससे आपकी कमर का दर्द ठीक होगा, सर्वाइकल में भी आराम आएगा। और ऐसा करने से आपकी पैरों की हड्डियाँ, थाई, ये रीढ़ की हड्डी सब मजबूत हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। धूप में करोगे तो विटामिन डी पूरा हो जाएगा और कैल्शियम भी पूरा होगा। मखाने खाइए, कैल्शियम पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब एडी तो नहीं उठानी ना इसमें? नमस्कार जी।